बात करेंगे। इनफर्टिलिटी को अगर हम डिफाइन करें, बहुत बार ऐसा भी होता है कि शादी का 3 महीना हो गया और कंसीव नहीं कर रही है, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना है। इनफर्टिलिटी को एज ए डिजीज, एज ए कंडीशन या फिर एक डायग्नोसिस हम तब मानेंगे जब मेडिकली उसको डिफाइन किया जाएगा। और इनफर्टिलिटी का मतलब सिर्फ कंसेप्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद अगर नहीं होता देन वी कैन टर्म द कॉइन इनफर्टिलिटी। जैसे 35 से अगर कम उम्र की महिला है, आज हम लोग सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। शादी के बाद अगर महिला का उम्र 35 साल है और 6 महीने तक कंसीव नहीं हो रही, सॉरी, अगर फीमेल की उम्र 35 साल से ज्यादा है, शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हो रही है, महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है और 6 महीने तक कोशिश करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रही है, तब आप इसको कह सकते हैं इनफर्टिलिटी। फिर भी इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, बट इन जनरल मेडिकल हम तब बोल सकते हैं कि 35 के ऊपर के लोगों ने, फीमेल्स वाइफ की, बीबी की उम्र है 35 साल से ज्यादा, 6 महीने के कोशिश के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ, तब आप कह सकते हैं इनफर्टाइल है। अगर 35 साल के कम उम्र की महिला है, पत्नी की उम्र बिलो 35 और 1 साल कोशिश के बावजूद कंसीव नहीं हो रही है, तब आप इसको इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। लोग इससे पहले ही पैनिक हो जाते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि 40 तक ऑन एन एवरेज फीमेल्स की फर्टिलिटी कैपेसिटी, हालांकि कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस आ सकती है, बट द फर्टिलिटी पीरियड इज अप टू ऑलमोस्ट अप टू 40, सो पैनिक नहीं होना है। और मेल में 60 में भी फर्टिलिटी देखा गया है। इनफैक्ट मेल की फर्टिलिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं होती है इन जनरल, बट ड्यू टू ओल्ड एज एंड हेल्थ इश्यूज उनमें भी चैलेंजेस आती हैं। इनफर्टिलिटी दो तरह का होता है, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी तब माना जाएगा जब 35 साल के कम उम्र के पत्नी ने या फिर बिलो 35 ईयर्स के महिला को 1 साल के कोशिश के बावजूद कंसीव नहीं हुआ, एंड फर्स्ट कंसीव, यानी ये उनकी पहली प्रेगनेंसी होती। सिमिलरली अगर 35 की बात की वाइफ है तो 6 महीने के कोशिश के बाद भी कंसीव नहीं हुई, द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली बार ही कंसीव नहीं हुई, तो उसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब कहा जाता है जब पहला एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी एक बार कंसीव हो चुकी है, कंप्लीट टर्म ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है, बर्थ भी हो चुका है, उसके बाद अगर कंसीव नहीं कर रही है, तब हम उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये थोड़ा सा डरावना है। वैसे भी जो फीमेल चाइल्ड रेशियो है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स। ऐसे में अगर इनफर्टिलिटी और ज्यादा हो जाएगी तो नंबर ऑफ चाइल्ड के साथ साथ जो मेल फीमेल रेशियो है वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज के टाइम में 2 करोड़ 75 लाख, इट्स अ बिग नंबर, हाँ, इंडिया की बात करें हम लोग, 2 करोड़ 75 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान सकते हैं। 3 करोड़ ऐसे कपल्स है जो बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर रही हैं। सो ऑलमोस्ट 2.75 करोड़ इज ए बिग नंबर। मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी इक्वली देखी जा सकती है, और 10 से 15% मैरिड कपल्स को कभी ना कभी इनफर्टिलिटी की इश्यूज आती है। हो सकता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो, या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो, या फिर 8-10 साल तक कंसीव ना हो। सो 10 से 15% ऑन एन एवरेज मैरिड कपल्स में इनफर्टिलिटी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी देखा गया है, दिस इज अ बिग नंबर। मिलेनियल एक शब्द आपको यहाँ पे दिखेगा, 54% ऑफ मिलेनियल्स, मिलेनियल्स को हम लोग सिटीजन एक्स कैटेगरी कहते हैं। इसका मतलब है वो लोग जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ, 81 से लेकर 96, जिनका उम्र 29 से 44 तक है अप्रोक्स। इस एज के जितने भी लोग हैं, मे बी
सेकेंड बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे में 54% में इनफर्टिलिटी इश्यूज या फिर कंसेप्शन की प्रॉब्लम देखा गया है इन द एज ऑफ 30s, जिनका उम्र आज के टाइम पे 29 to 44 है। इस एज ग्रुप के लोगों में, कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में 30 के आसपास में, जिनका उम्र या फिर जो 1981 से 1996 में पैदा हुआ, ऐसे लोगों का एज जब 30 पहुंचा है, इनमें इनफर्टिलिटी और कंसीविंग की प्रॉब्लम्स देखा गया है। एटलीस्ट 10% महिला इनफर्टिलिटी इशू से रेगुलर बेसिस पे डील करती है, आइदर अंडर ट्रीटमेंट। ये तो जो डाटा मेडिकली क्लिनिकली रजिस्टर्ड होती है वो डाटा है। अनरजिस्टर्ड केसेस भी इससे या फिर इससे ज्यादा हो सकती है जो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि सारे केसेस हॉस्पिटल या डाटा हम तक नहीं पहुंचती है। तो ये एक मिनिमम नंबर, एटलीस्ट 10% फीमेल्स कभी ना कभी इनफर्टिलिटी केसेस के थ्रू से गुजरती है। आप राइट साइड में ग्राफ देख सकते हैं, थोड़ा सा डरावना है। मिडिल में आपको एक रेड कलर का लाइन दिखेगा, ये एवरेज इनफर्टिलिटी नंबर्स है अमोंग फीमेल्स। हर 1000 में ऑलमोस्ट 19 महिला ऐसी है जिनको इनफर्टिलिटी होती है। सबसे कम लद्दाख में है 6.2%, यानी नॉट 2%, 1000 में 6.2। अब एवरेज में 6 से 7 फीमेल्स को इनफर्टिलिटी होती है। देन उत्तराखंड, मेघालय, हरियाणा, त्रिपुरा, चंडीगढ़ एंड हाईएस्ट इज इन गोवा। 1000 में एटलीस्ट 50 फीमेल्स को होती है। ये डाटा 2019 और 2020 का है। आज के टाइम पे नंबर्स और भी बढ़ गया है। सो यू कैन सी योर स्टेट, और आप अंदाजा लगा सकते हो हर 100 में से एटलीस्ट 4-5 ऐसे फीमेल्स होंगे जिनको फर्टिलिटी इश्यूज होती है। एंड दिस नंबर्स आर रेजिंग, और ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन का संदेश देता है। इनफर्टिलिटी की जो चांसेस है वो उम्र के साथ बढ़ जाती है, इसीलिए द आइडियल एज फॉर कंसीविंग या फिर प्रेगनेंसी प्लान करना है विद इन 30। फर्स्ट बेबी 30 के आसपास में अगर प्लान की जाती है इज वेरी आइडियल। इनफैक्ट दोनों बेबी अगर 30 के एज के अंदर में प्लान की जा सकती है, देन इज वेरी हेल्दी एंड वेरी फर्टाइल ऑल्सो। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज हैं, इन न्यूमरस रीजन, लेकिन हम इसको प्रिसाइजली आपके सामने रखेंगे। पहला प्रॉब्लम है यूट्रस में। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप राइट साइड के फोटो को एक बार देख सकते हैं। ये है यूट्रस, जो थोड़ा सा पेयर शेप में दिखता, इनफैक्ट थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में दिखा जाता है। दिस इज द यूट्रस, और इसके साथ दो ओवरी कनेक्टेड है थ्रू फैलोपियन ट्यूब, राइट फैलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। उस फैलोपियन ट्यूब के एंड में दो ओवरीज मिलेंगे जहां पे एग्स होते हैं। अ, ये एग्स हर महीना ड्यूरिंग पीरियड एक मैच्योर एग रिलीज होती है विद द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और उसको ओवुलेशन कहा जाता है। तो उसके आगे, बिफोर जस्ट रिलीजिंग ऑफ द एग, उससे पहले प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होती है, और दैट इज अ फर्टाइल पीरियड। एक एक टाइम आता है जिसको ओवुलेशन कहा जाता है, और उसको पता भी किया जा सकता है। तो यहां से दोनों ओवरीज में से किसी एक में से एक एक हमेशा रिलीज होगी, और दैट एग विल बी फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म। देन वो यूट्राइन वॉल में चिपक के वहां पे ग्रो हो गए। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब दिक्कतें बहुत सारा आता है। ये जो यूटेरस है, यहाँ में प्रॉब्लम हो सकती है, एनाटॉमिकल एनोमेलिटीज हो सकता है, यूटेरस डिफेक्टेड है, ओवरीज में इश्यूज है, फैलोपियन ट्यूब में इश्यूज है। सो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिलिटी या फिर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिलिटी आप कह सकते हो, एनोमेलिटी, कि जो गायनिकोलॉजिकल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर में ही बाय बर्थ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो यूटेरस में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है, उसमें इश्यूज आ सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, यूटेराइन फिब्रॉइड हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है। आप यहाँ पे फैक्टर्स देख सकते हैं, ओवेरियन फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर। अब थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे।
पहला प्रॉब्लम है यूट्रस के साथ यूटेराइन पॉलिप्स, फिब्रॉइड हमने फोटो में देखा, एडेशंस कैरिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ द यूट्रस। जनरली कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है। सो यूट्रस का अंदर का जो वॉल है, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कोई अननेसेसरी नोडुल्स ग्रोथ ऐसा होता है, फिब्रॉइड फॉर्म होता है, कोई पॉलिप्स होता है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज ए कॉमन रीजन। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी जो पेल्विक पार्ट है उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में इश्यूज आ सकते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है क्लामाइडिया, और एक आप कह सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया। ऐसे डिजीज में पेल्विक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसके कारण फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस भी फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम ला सकती है। तो ब्लॉकेज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हो सकती है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर अनट्रीटेड रहा, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ऐसे में भी हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम है ओवुलेशन। जैसे मैंने कहा, हर महीने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड मेंस्ट्रुएशन एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस से रिलीज होके बॉडी से बाहर जाती है। उससे पहले अगर कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो फर्टिलिटी रेट्स आर वेरी हाई। सो देयर इज ए सर्टेन टाइम जब फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाती हैं। और ओवुलेशन उस टाइम को कहा जाता है व्हेन एग इज मैच्योर्ड और दैट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। पूरे महीने में अगर कोई फीमेल का डेली सुबह हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापे तो बीच में आपको एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा, दैट इज द पीरियड ऑफ ओवुलेशन। उस दौरान थोड़ा सा सिक्रेशंस भी बढ़ जाते हैं। सो दैट्स बहुत सारे लोगों को जिनको मेडिकल नॉलेज या फिर अवेयरनेस नहीं है, उनके ट्राई करने के बावजूद भी कंसीव इसलिए नहीं होता है बिकॉज दे ट्राई आउटसाइड द ओवुलेशन पीरियड। सो ओवुलेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि उस एग को ओवरी से रिलीज होने के लिए बहुत सारे हार्मोन का बैलेंसिंग जरूरी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सो मेनी हार्मोन्स। ओवुलेशन के साथ साथ ओवुलेशन का कनेक्शन हमारे खाने पीने के साथ भी है। हेल्दी फूड्स ना लेकर अगर बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, फैटी फूड लेते हैं, कैफीन काइंड ऑफ ब्रेवरेज या फिर कार्बोनेटेड बेवरेज, इस तरह का फूड अगर ज्यादा लेते हैं तो ओवुलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, थायराइड हार्मोन की इम्बैलेंस। आप देखोगे जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, वेट ज्यादा है, डॉक्टर्स पहले कहते हैं कि आपकी वेट को रिड्यूस करना होगा, आपको थायराइड हार्मोन को बैलेंस करना होगा, देन यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। सो थायराइड कंडीशन में भी ओवुलेशन गड़बड़ हो सकते हैं। स्ट्रेस से भी होता है। पिट्यूटरी, ब्रेन में हमारे ग्लैंड है, हार्मोन के ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें अगर ट्यूमर हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तब भी ये हो सकती है। सो ये सारे रीजन से हमारे ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं इन द ओवरी ऑफ द फीमेल, देन इट कैन हैम्पर योर फर्टिलिटी। प्रॉब्लम विथ एग काउंट एंड क्वालिटी, जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, नंबर ऑफ एग्स एंड द क्वालिटी ऑफ एग्स। और आपको एक शायद यू मस्ट बी नोइंग, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा एग के साथ पैदा होता है, उसके ओवरी फुल्ली डेवलप नहीं होता, बट देयर आर एग्स। यानी 40-50 साल तक जितने एग्स होना चाहिए उतने एग्स के साथ एक बेटी पैदा होती है। और दो नंबर ऑफ, आपने सुना भी होगा कि लोगों ने, बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे सुपरस्टार्स ने अपने एग को फ्रीज करके प्रिजर्व किया है फॉर फ्यूचर यूज। तो मेडिकल साइंस में इतना फैसिलिटी है कि ये किया जा सकता है। तो उम्र के साथ साथ इन एग्स की क्वालिटी, क्वांटिटी कम हो जाती है और फर्टिलिटी चांसेस भी कम हो जाती है। और उम्र के साथ साथ उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन, इस तरह की चीजें आप कह सकते हो। और सबसे जो लीडिंग कॉज है इनफर्टिलिटी की, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, पीसीओडी, पीसीओएस। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जिससे इनफर्टिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। एक और कंडीशन है जिसका नाम है पीओआई,
प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी, यानी आपकी ओवरी इज इनएडुकेट, वो पूरा पूरा फर्टाइल नहीं है, आइदर इन टर्म्स ऑफ नंबर और क्वालिटी ऑफ एग्स। सो पीसीओएस और पीसीओडी व्हाट एवर यू से, ये सबसे लीडिंग कॉज है, और आज के टाइम में ये धीरे धीरे बढ़ रही है। 18 17 20 22 के एज में फीमेल्स में पीसीओएस की नंबर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओवेरियन फैक्टर में जैसे हमने कहा, ओवुलेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। पेल्विक एडेशन, आप देख सकते हो ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज है, या फिर उसके साथ जो ओवरी है वो एडेड हो जाती है। यूटेरस में इश्यूज हैं, एंड सर्वाइकल फैक्टर। हमने पीसीओडी के पीसीओएस के बारे में बात किया, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, अगर हम लोग नंबर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10%, ये रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहा हूँ, 10% महिला में पीसीओएस होती है। बाय नाउ द नंबर हैज गॉन अप, ये बहुत ज्यादा हो चुकी है, और कम उम्र से देखना शुरू हो गया है। पीसीओएस या फिर पीसीओडी, बहुत बार फीमेल्स को पता नहीं चलता है कि पीसीओडी क्या है या फिर पीसीओएस क्या है। पीसीओडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू द पीपल। हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, कि फीमेल में गंजापन भी शुरू हो सकती है। सर दर्द हो सकता है, पिंपल्स, एक्नी, ऑयली स्किन, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो सकती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकती है। स्किन में पैचेस, डार्कनेस आ सकती है। एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकती है। फेस में भी हो सकती है, जिसको हिरचुटिज्म कहते हैं। स्किन में पैचेस, टैग्स आ सकते हैं, थोड़ा सा नोड्यूल जैसा बन सकता है। एंड ये बेसिकली आर्म पिट और नेक के पार्ट में हो सकता है। नींद में दिक्कतें हो सकती हैं, नींद में आपको घबराहट और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। पेल्विक एरिया में, कमर, लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकता है बहुत ज्यादा, और ओवरी के आसपास में पेन ज्यादा फील कर सकते हैं। वजन बढ़ सकता है, कमर के आसपास में आपके ओबिस बेली, लोअर एब्डोमेन में ज्यादा ओबेसिटी दिख सकती है। पीरियड में गड़बड़ हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स एंड इनफर्टिलिटी, ये है पीसीओएस के सिम्टम्स। मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट, excess male hormones, high level of insulin resistance, cardiovascular issues, this is for medical diagnosis। ये भी alternatively in the long run देख सकते हैं। मेडिकल साइंस में इसके आप देखोगे, इनफैक्ट हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि पीसीओडी को ट्रीटमेंट करने का जो पहला चीज है डाइट, हेल्दी ईटिंग, शुगर को कट डाउन करें, सोडियम एंड ट्रांस फैट को कट डाउन करें। आज के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, इसका पहला ट्रीटमेंट, अगर हम इसको ट्रीटमेंट के हिसाब से माने, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हेल्दी फूड हैबिट्स। दूसरा है एक्सरसाइज, ताकि आप हेल्दी वेट को मेंटेन करें। एंड देन बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट वो लोग सजेस्ट करते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स, यानी कौन कौन सा चीजों से इनफर्टिलिटी अमंग फीमेल्स बढ़ जाती हैं। जैसे उम्र के साथ साथ 30 के आसपास में एक महिला का फर्टिलिटी चांसेस जितना होंगी, 35 में थोड़ा कम हो जाएगी, 40 में और भी कम हो जाएगी। और सिर्फ कम होना नहीं है, उस वक्त अगर कोई कंसीव करती है, वो प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकती है। मिस कैरी होने का चांसेस, बर्थ डिफेक्ट के चांसेस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चांसेस, जेनेटिक गड़बड़ होने के चांसेस, अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। सो 30 से जितना आगे जाते हैं, द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड द चांसेस ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी बढ़ जाती हैं। हार्मोन इशू, अगर आपको थायराइड की इश्यूज हैं, बॉडी में कोई भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस है, कोई भी हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स हो, एड्रेनल हार्मोन्स हो, पिट्यूटरी हार्मोन्स हो, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आप उसका ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि जब ट्रीटमेंट कोर्स खत्म हो जाएगा, देन इट मे बी रिकवर्ड, बट
हार्मोनल इम्बैलेंस अफेक्ट्स इनफर्टिलिटी। थायराइड हॉर्मोन्स अगर कम है ज्यादा है, दोनों में देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाएंगे। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर किसी को लॉन्ग टाइम तक हमेशा पीरियड की साइकिल में इरेगुलरिटीज रहती है, द टाइम इज नॉट मेंटेन्ड, ब्लीडिंग इज नॉट प्रॉपर, कभी कम कभी ज्यादा, यू मिस ए पीरियड समटाइम, अगर ऐसा होता है इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी एंड अंडरवेट, दोनों केसेस आर डेंजरस। आज के टाइम में बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो ओबेस है और पहले डॉक्टर उनका वेट मैनेजमेंट करते हैं, देन दे प्रेफर फॉर प्रेगनेंसी। ओवर एक्सरसाइज एंड इंटेंस एक्सरसाइज, दोनों केसेस आर नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस, जैसे हमने देखा यूटेरस के अंदर का जो लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके इन्फ्लेमेशन में भी फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। एनाटोमिकल एनोमिलिटी, जैसे हमने देखा अगर कोई भी स्ट्रक्चर में इश्यूज है, दिक्कत है फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में, बाय बर्थ भी बहुत बार ऐसा होता है, देन प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाती हैं। यूटेराइन फिब्रॉइड्स, आप में से बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स देखते हैं, लोगों का शेयर करते हैं, उसमें आपको दिखेगा फिब्रॉइड, उससे भी फर्टिलिटी चांसेस कम हो जाती है। ओवरियन सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओवरियन सिस्ट, एक सिस्ट होता है तो एक सिस्ट, और पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारा सिस्ट, तो सिस्ट का होना भी प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशंस माना जाता है। ट्यूमर्स, autoimmune disorders like lupus, rheumatoid arthritis, Hashimoto's disease, sexually transmitted infection, polycystic ovary syndrome, primary ovary insufficiency, excessive substance use, drinking, drug abuse, smoking, alcohol, a past ectopic pregnancy, मतलब इससे पहले का प्रेगनेंसी वाज नॉट हेल्दी, जहां में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अभी तक हमने जितने बातें की हैं, इसका इलाज मेडिकल साइंस में है, लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि 100% इफेक्टिव है। बहुत बार इन विट्रो फर्टिलिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, एक बार दो बार ट्राई करने के बावजूद भी नहीं होता है, बहुत बार एक बार में होता है। सरोगेसी बहुत बार लोग ट्राई करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आउट, जितने भी टेक्निक्स है आप ये नहीं कह सकते कि वेरी इफेक्टिव चांसेस है, और दिस इज नॉट सो अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको कहा 10%, 10 से 15% फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी इनफर्टिलिटी की शिकार होती है। सो सबके लिए पॉसिबल नहीं कि यू गो फॉर आईवीएफ, यू गो फॉर सरोगेसी, इतना इजी नहीं होता है। सो मैनेजमेंट विथ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रोस्यूटिकल, ए हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट एंड देन ए प्रॉपर ग्रुप ऑफ सप्लीमेंट से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिले हैं। सो जो प्रोडक्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन में है, बट द फर्स्ट थिंग इज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आपका वजन सही होना पड़ेगा। जैसे हम लोग हर सेशन में कहते हैं, साल में कम से कम 3 से 4 बार रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन करें। रेगुलर जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल सही होना चाहिए, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड हो सके तो एक दो हार्मोन टेस्ट भी करें। थायराइड सही होना चाहिए, और अगर सही नहीं है आप उसको सही कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी फूड हैबिट्स। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आपका वजन सही हो, आपके बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो सारा सही रहे, जल्दी सोए, जल्दी उठे, मिनिमम स्ट्रेस एंड गुड क्वालिटी ऑफ गुड स्लीप। हेल्दी फूड हैबिट्स, खाने को हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड करें। 50% इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद एंड ग्रीन लीव्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद एंड ग्रीन लीव्स। 25% healthy carbohydrate, unpolished. Another 25% healthy protein, an adequate amount of good fat, and adequate amount of water. इस तरह का फूड हमें मॉर्निंग में सबसे ज्यादा लेना चाहिए, लंच में थोड़ा कम करना चाहिए, और इवनिंग तक एकदम से कम करना चाहिए। क्विकली एक दो बार फास्टिंग कर सकते हैं। सो इस हिसाब से हम अपने फूड हैबिट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड। फर्टिलिटी मेडिकेशन डॉक्टर सबको रिकमेंड करते हैं, और जब भी कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, स्टार्ट विथ फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी अवेयरनेस करें।
आप इमेजिन कीजिए कि एक फैमिली में बहुत सारे कपल्स हैं, उसमें से एक कपल को बच्चे नहीं हो रहे, बाकी सारे को कपल्स को बच्चे हैं। एक कपल का शादी का 2-3 साल हो चुका है, दे आर नॉट कंसीविंग, एंड प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ दोनों में 50-50 हो सकता है, लेकिन घर वाले उस फीमेल को ब्लेम करते हैं। तो उस फीमेल पे हमेशा एक स्ट्रेस रहता है, और इन द लॉन्ग रन वो स्ट्रेस से पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शंस भी गड़बड़ हो सकती है, बॉडी के बाकी हार्मोन फंक्शन भी गड़बड़ हो सकती है। सो उनको स्ट्रेस ना देके उनको इंस्पायर करना चाहिए कि आप लोग ट्रीटमेंट करो, आप लोग मेडिसिन लो, गो फॉर ए डॉक्टर ट्रीटमेंट एंड चेकअप, एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। और आप लोग दोनों लोग, सो इट हैज टू बी दैट वे। बहुत बार इनफर्टिलिटी की केसेस इतना सीवियर होती है कि जो फीमेल है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार भी हो जाती है। सो टू रिवर्स दैट एंड टू प्रिवेंट दैट, एक ब्रेन वन और हेल्दी ब्रेन सप्लीमेंट को जरूर रेकमेंड करें। सबसे पहला प्रोडक्ट है स्वीट 18+, हेमो14, दूसरा प्रोडक्ट ओमेन 1, तीसरा प्रोडक्ट WLB1, चौथा प्रोडक्ट। और अगर किसी का वेट ज्यादा है, वेट को कम करने के लिए फिटनेस 1, A1 लीन, कर्ब कट 1, हेल्दी फैट, और क्रिल या फिर फ्लैक्स एल आप रेकमेंड कर सकते हैं। अश्वा 1, ब्रेन 1, दिस इज द सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। स्वीट 18, इसमें हमने काफी ऐसे सारे चीजें डाले हैं जो आप देखोगे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं हमने, देन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं बहुत सारा, जिंको बिलोबा जो ब्रेन फंक्शंस में मदद करती है, क्रैनबेरी, मोरिंगा। क्रैनबेरी मोरिंगा दोनों सुपर न्यूट्रिशन है और एंटीऑक्सीडेंट है। सी बकथॉर्न, वन ऑफ द मोस्ट रिच न्यूट्रिशन ऑन द प्लेनेट अर्थ, सी बकथॉर्न। अश्वगंधा का रूट, शताबरी, कोंजम क्यूटन, ग्लूटाथियोन, आइसोफ्लेवन्स, विटामिन, मिनरल्स, एमाइनो एसिड। ओवरऑल इतने सारा कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स हमने डाले हैं जो ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस फीमेल के लिए ध्यान रखती है। PCOD, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस, हिडन हंगर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इरिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएट हार्मोन बैलेंस में आपको मदद करती है। ये आपके डाइटरी सप्लीमेंट है। एक थोड़ा सा 2-3 फिगर्स आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में एवरेज में किसी भी एज का महिला का आप ले लो, फर्टाइल एज की, यानी 18 साल से 40 तक का फीमेल्स को आप ले लो, 50 तक, 48 तक, 18 to 48, इस एज के 50% फीमेल्स, मैरिड और अनमेरिड, 50% फीमेल्स में सीवियर आयरन डेफिशिएंसी पाया जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाया जाता है, फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है। एवरेज में इंडियन फीमेल्स में डेली के 300 से 400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इनटेक भी कम होती है। सो फीमेल्स में डेली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। सो दिस इज ए गुड रेमेडी फॉर दैट। सो डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको मिलेगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, यानी पीरियड के दौरान होने वाले पेन एंड कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स को दूर करेगा, स्किन एंड हार्मोन को बैलेंस करेगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, ओवरऑल आपको फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ा देती है। इसमें जिंको बिलोबा, अश्वगंधा और ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड प्रेगनेंसी से पहले से लेकर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंसीव पेट में जो बच्चा होता है उसका ब्रेन, आईज, हार्ट एंड स्किन के लिए ओमेगा फैटी एसिड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती है। इवनिंग प्राइम रोज एंड शताबरी ये हार्मोन को बैलेंस करती है। मोरिंगा एंड स्पिरुलिना न्यूट्रिशन है, सुपर न्यूट्रिशन आप कह सकते हो। स्पिरुलिना इज ए काइंड ऑफ एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, दुनिया का सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन माना जाता है। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी एंड सी बकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट है, ईटी एंड अदर गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को रोकते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिशन में आप देखोगे विटामिन ई, सी, B6, B12, D3, बायोटिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, जितने भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन एवरेज में फीमेल्स को होती है वो सारा इसमें डाला गया है। एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एवरी फीमेल, जिससे फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाती है। 1 से 2 कैप्सूल आप रेगुलर ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका न्यूट्रिशन की कमी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, इनफर्टिलिटी है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी और स्टेमिना के इश्यू है, एंड स्ट्रेस, लो एनर्जी। दूसरा एक फीमेल सुपर टॉनिक वुमेन 1, इसमें ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन डाले गए हैं जो नॉट ओनली पोस्ट और प्री मेनोपॉजल सिम्टम, साथ में
एक फीमेल की वाइटलिटी और डेली हेल्थ को मेंटेन करती है। इम्यून सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, जस्ट टू रिवाइज कि हार्मोनल बैलेंस इज ए मेजर कॉज फॉर इनफर्टिलिटी एंड ऑल्सो फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी। सो हार्मोनल बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो इट विल हेल्प। वुमेन वन मेंस्ट्रुअल पीरियड को रेगुलेट करती है, स्किन एंड हेयर को रिजुविनेट करती है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सपोर्ट करती है। इसमें आंवला एंड अश्वगंधा डाला गया है जो इम्यूनिटी एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। और अश्वगंधा ब्रेन और स्टेमिना एंड मसल के लिए वेरी हेल्दी है। अशोक एंड शतावरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, जो अनरेगुलेटेड एंड प्रॉब्लम विद द मेंस्ट्रुअल पीरियड भी कॉज है इनफर्टिलिटी का। गोखुर एंड जिंको बिलोबा प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम को दूर करती है। देन सौंठ, चिकनी सुपारी एंड अजवाइन जो एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटॉक्सिफायर है। 10 to 20 ml रेगुलर 2 से 3 बार ले सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अश्ववन। अश्ववन में हमने जो अश्वगंधा यूज किया है दैट इज यूएस पेटेंटेड KSM 66। ये दुनिया का बेस्ट अश्वगंधा माना जाता है। नॉर्मल अश्वगंधा में जो एक्टिव मेडिकल कंपाउंड होता है उथियोनालाइड वो 0.5% होता है, लेकिन KSM 66 में 5% होता है, यानी 10%, 10 टाइम्स मोर पोटेंट। ग्रीन केमिस्ट्री यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म होती है। ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन्स हमें चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन्स आपके ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी कनेक्टेड है, थायराइड हार्मोन के साथ कनेक्टेड है। सो एंटायर बॉडी का हार्मोन फंक्शन को बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अश्वगंधा ब्रेन को रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री रखती है, अच्छे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे आपकी बॉडी के दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कम होना वेरी इंपॉर्टेंट। मसल एंड फर्टिलिटी हेल्थ को भी इनहेंस करती है। इम्प्रूव्स मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ाती है। मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बोथ मेन एंड फीमेल्स में बढ़ाती है। लाइफस्टाइल स्ट्रेस, फैटिक, एंजाइटी को कम करती है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें है। स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए इसको रेकमेंड कर सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए, सीनियर सिटीजन का ओवरऑल वेलबींग के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन और एथलेट के फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए। आज के टाइम में 40 के आसपास में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ आई मीन 30 के आसपास में मान लेते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर वर्किंग हैं, सो दे डोंट हैव मच एनर्जी लेफ्ट, और ऐसे में भी इनफर्टिलिटी केसेस आ सकते हैं। सो अश्वगंधा इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर देम। ब्रेन वन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट इमेजिन करो, एक फीमेल जो कंसीव नहीं कर रही है और ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे लोग उनको, आई बेग योर पार्डन फॉर माय वर्ड, कि बाज बोल के पुकारती है और बोलते हैं कि सुबह इनको देखने से उनका दिन खराब होता है, लोग उनके बारे में गलत बातें करते हैं, और एक तरह का ट्रॉमा में वो चली जा सकती है। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। बहुत बार लोग अपने आप को इतना ज्यादा गिल्ट मान लेते हैं, दे ट्राई इवन दैट एम सुसाइड। सो ब्रेन वन इज ए गुड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर देम टू सूद एंड रिलैक्स योर ब्रेन। इसमें सारे एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट हमने डाले, साथ में एक गुड ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का बैलेंस होगा। कॉग्निटिव हेल्थ, मूड को इनहेंस करती है, मेमोरी को इनहेंस करती है, एजिंग रिलेटेड मेमोरी इश्यूज को कम करती है। बट फर्टिलिटी के लिए स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करना एंड बॉडी का ओवरऑल हार्मोन प्रोडक्शन को बैलेंस करना। इसमें देखोगे बहुत सारा हमने ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं जो एंटी स्ट्रेस हैं, कॉग्निटिव हेल्थ को बेनिफिट करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, मेमोरी एंड लर्निंग को बढ़ाती है, अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। नर्व हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, मूड को रेगुलेशन करती है। सो ब्रेन वन जरूर रेकमेंड करें फॉर, इसको हस्बैंड वाइफ दोनों का हम रेकमेंड कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कर्ब कार्ड वन है। अगर किसी महिला की BMI, बॉडी मास इंडेक्स 24 से ज्यादा है तो कंसीव होने का चांसेस कम हो सकती है, और ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। सो ध्यान रखिए कि आपका नॉर्मल BMI रहे,
ये बात अलग है कि प्रेगनेंसी होने के बाद, कंसीव होने के बाद यू शुड गेन वेट। प्रेगनेंसी के दौरान 7-8 किलो वजन आपका बढ़े, वो अलग बात है। बट बिफोर प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी, आपके बीएमआई बिलो 24 होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए कार्ब कट वन, A1 लिन जो बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाला है, एंड फिटनेस वन और प्रोडक्ट ऑफ चॉइस, साथ में एक क्रिल या फिर फ्लैक्स एल है। थायरो वन अगर थायराइड में प्रॉब्लम है। हेमोफोर्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जब प्रेगनेंसी प्लान होती है, अब देखोगे डॉक्टर आयरन फॉलिक एसिड आपको रेकमेंड करती है। जो आयरन फॉलिक एसिड है जैसे नॉर्मल आयरन फॉलिक एसिड। हेमोफोर्टिन कुछ और है। आपको पता है कि हमारे जो बोन मेरोज होते हैं वहां से ब्लड के सेल्स फॉर्म होती है। वहां पे स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल उन सेल्स को कहा जाता है जो डेवलप होके अलग अलग तरह के सेल्स में फॉर्म हो सकती है। जैसे हमारे ब्लड के सेल में एक रेड ब्लड सेल होता है, और 5-6 अलग अलग व्हाइट ब्लड सेल होता है, एक प्लेटलेट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम के भी बहुत सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स बोन मेरो से आते हैं, 2 सेल्स हैं। ये जो हेमोफोर्टिन है, ये आपका आयरन फोलिक एसिड के साथ साथ बोन मेरो के स्टेम सेल को भी इनहेंस करती है, और बोन मेरो से ज्यादा स्टेम सेल बनाने में मदद करती है ताकि ब्लड सेल आपका ज्यादा बने। एसबीटीसी जूस जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बॉडी के बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी, एंड आई होप इट वाज वेरी यूजफुल और आप सभी को समझ में भी आया होगा। ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।